हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि फिजिक्स का है और बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत ही कंसेप्चुअल ढंग से मैं एक एक न्यूमेरिकल को, एक एक ऑब्जेक्टिव को बताऊंगा, सिखाऊंगा। आप अच्छे से इसको सीखिएगा, पढ़िएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं फिजिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, देखिए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या शो करता है? तो हम लोग पढ़े हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम, जड़त्व का सिद्धांत मिलता है इससे, है ना। फर्स्ट लॉ शो द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको इनर्शिया के नियम से भी नाम से जानते हैं ना। क्या कहता है इनर्शिया का सिद्धांत, यानी जड़त्व का नियम, कि जो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है, जैसे है वैसे ही रहना पसंद करता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे तब तक, है ना। जब तक कि बाहरी बल उस पर न करे। अब सवाल खड़ा होता है कि इनर्शिया फैक्टर निर्भर किस पे करता है ना। इनर्शिया फैक्टर निर्भर करता है मास के ऊपर, यानी जो ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा, जितना ज़्यादा वजन होगा, मास होगा, उतना ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगा। तो ये भी सवाल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इनर्शिया फैक्टर डिपेंड्स ऑन, तो इनर्शिया फैक्टर डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है आपका 10 kg का और दूसरा ऑब्जेक्ट है 50 kg का। तो निश्चित है कि 10 kg के ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन 50 kg के ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए अपने पोजीशन से ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगा। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जितना अधिक मास होगा ऑब्जेक्ट में, उसका इनर्शिया फैक्टर उतना ही अधिक होगा। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसका सही राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? जड़त्व। यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें जड़त्व के सिद्धांत का पता चलता है। इस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं हम लोग कि एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास के ऊपर कार्ड रख देते हैं, उस पर सिक्का रख देते हैं, और जब कार्ड पे पुश करते हैं तो सिक्का पानी में गिर जाता है और कार्ड आगे चला जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन थर्ड लॉ के नियम के अकॉर्डिंग काम करता है ना। थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन के प्रति रिएक्शन। यानी कि थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी फोर्स जो है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे नेचर में पेयर में लगता है ना। ईच एंड एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन ए पेयर। अकेले फोर्स संभव है? नहीं। अकेले कैसे संभव है? हम फोर्स लगाएंगे टेबल के ऊपर, या हम फोर्स लगा रहे हैं तभी ना धरती हमारे अगेंस्ट में लगाएगा। तो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए पेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये जो है हमारा रॉकेट का सिद्धांत किस पे? देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं है ना, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हाँ, इस पे करता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये भी नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे हमारा रॉकेट प्रपोल्सन काम करता है। खास बात यह है कि रॉकेट तभी उड़ेगा या जब उस पर जलने वाला फ्यूल का एग्जॉस्ट काफ़ी अधिक होगा, यानी कि काफ़ी अधिक एग्जॉस्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा, तभी रॉकेट पुशअप ऊपर की ओर होगा, है ना। तो एक चीज़ ये है कि रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है वो रॉकेट के वजन से ज़्यादा होता है, तभी वो रॉकेट ज़्यादा दूर तक उड़ेगा या ज़्यादा ऊंचाई तक जा पाएगा। अगर ईंधन कम भरेंगे तो क्या होगा? कुछ दूर तो जाएगा, रॉकेट फिर नीचे गिर जाएगा। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि रॉकेट में तभी उड़ेगा जब उसमें ईंधन काफ़ी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परम शून्य ताप होता है ना। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पार्टिकल का जो तापमान है वो एकदम मिनिमम हो, यानी मिनिमम तापमान एक्वायर करे, मिनिमम उसमें टेम्परेचर आए किसी भी पार्टिकल का, उसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम लोग कहते हैं 0 केल्विन को, या 0 केल्विन के बाद आता है, अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -273। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा रहता है तो राइट ऑप्शन ये भी हो जाता है, लेकिन ये माइनस नहीं लगा हुआ है, इसलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 केल्विन। क्या हो जाएगा? 0 केल्विन।
चलिए आगे देखते हैं। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है ना। इमेजिन कीजिए एक लिफ्ट है, देखिए यहाँ फिगर बना रहे हैं। देखिए ये लिफ्ट है और लिफ्ट में ये आदमी खड़ा है ना। तो इसमें कितना टेंशन आएगा, तो टेंशन किसके बराबर होगा, तो टेंशन होगा जितना वेट होगा। और कौन सा वेट, तो एपरेंट वेट, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे एपरेंट वेट निकालना होगा। तो वैसे अगर हम सिंपल बात करें कि लिफ्ट जब स्थिर होगा, स्थिर रहेगा तो वेट कितना लगेगा, तो व्हेन लिफ्ट इज इन स्टैटिक, है ना, तो वेट कितना लगेगा, mg के बराबर, है ना। तो ये तो वेट mg जब स्थिर रहेगा तब ना, लेकिन कह रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है कितने के त्वरण से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, है ना। और लिफ्ट का वेट कितना दिया हुआ, तो 500 ग्राम, है ना, 500 किलोग्राम, ग्राम नहीं 500 किलोग्राम। 500 ग्राम तो बहुत छोटा वजन होता है बैठा है ना। अब आगे देखिए, अब देखिए एपरेंट वेट, एपरेंट वेट ऑफ लिफ्ट व्हेन गोज अपवर्ड, तो अपवर्ड कहता है ना कि लिफ्ट जब ऊपर जाते हैं तो भारी महसूस होता है आदमी को, और जब नीचे आते हैं तो हल्का महसूस होता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा होता है एपरेंट वेट की वजह से। देखिए एपरेंट वेट का हम फार्मूला बता रहे हैं। तो एपरेंट वेट कब, जब अपवर्ड जाएगा तब वेट बराबर हो जाएगा m × g + a का, है ना। ये जाने ऊपर जाने के केस कहा। और एक और एपरेंट वेट लिख लीजिए, एपरेंट वेट ऑफ लिफ्ट व्हेन गोज डाउनवर्ड। ओ ये तो क्वेश्चन ही है, व्हेन गोज डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा, वेट बराबर m × g - a। इसको याद रखिएगा, है ना, यहाँ पे हम कर दिए m × g - a। तो यहाँ हमारा क्या है, लिफ्ट ऊपर में जा रहा है तो इसको यूज नहीं करेंगे, है ना, इसका यूज करेंगे एपरेंट वेट। और जितना एपरेंट वेट लगेगा इसमें वही टेंशन के बराबर होगा रॉप में, है ना। तो चलिए एपरेंट वेट निकाल लीजिए। तो W = m × g + a। m कितना दिया हुआ है, 500 किलोग्राम, 500, और g दिया हुआ आपको 9.8 ले लीजिए, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन है 2 दिया हुआ है। अब इसको कर लीजिए 500 गुने तो कितना हो गया 11.8, 11.8 को 5 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको उड़ा दीजिए ऐसे तो 10 नीचे आ जाएगा, यहाँ से इसे काट दीजिए, है ना। अब गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 118 गुने 5, 5 × 5 = 4 9 और 5, है ना, कितना आ गया 590 है, ये वाला 0, है ना। तो एपरेंट वेट कितना आ गया, इतना। तो ये क्या चीज़ होगा, न्यूटन में। अब मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा, 5000 न्यूटन नहीं, 5600 न्यूटन नहीं, हाँ ऑप्शन सी। तो देखिए राइट ऑप्शन आपका आ गया, यानी 5900 न्यूटन। तो ये था आपका 4 प्रॉब्लम। आगे कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए देखते रहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 5। देखिए क्या कहता है, 5 लिखते हैं। एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकूलाम है ना। एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकूलाम है। इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, है ना। इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा है। तो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जब आपसे ये सवाल पूछा जाए नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो क्या कीजिएगा, आप सीधे इलेक्ट्रॉन से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो माइक्रोकूलाम है तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, है ना, 10⁻⁻6। तो यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -80 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको काट दीजिए, है ना। एक्सेस इलेक्ट्रॉन को देखिए किसी भी तरह का
क्वेश्चन आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो जो भी दिया हुआ रहेगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप उसमें डिवाइड कर दिया, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये पॉइंट ऊपर चला गया, इसको हटा देते हैं, इस पॉइंट के बदले 10 आ गया ऊपर, और ये 16 25 80 5 हो गया, है ना। ये -19 ऊपर गया तो +19 हो जाएगा, है ना। +19 तो कितना हो गया, 19 में से 6 गया तो कितना हो गया 13, और 13 हो गया, ये एक यहाँ पर, है ना, ये 13 हो गया, ये एक सुना तो 14, तो कितना हो गया 5 × 10⁻14। तो देखिए ये ऑप्शन राइट ऑप्शन ये आ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रकाश किरण की आवृत्ति 6 × 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है ना। कोई लाइट वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। जब यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम से संचरण करती है तब इसकी आवृत्ति होगी, है ना। कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी मीडियम से ये पास कर रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ 1.5, है ना, तब इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो याद रखिएगा, हमेशा ये ट्रिक याद रखिए, हमेशा के लिए मेमोराइज कर लीजिए कि जब कोई भी लाइट वेव, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसके स्पीड में चेंजिंग आता है, ना कि उसके फ्रीक्वेंसी में, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं आता, फ्रीक्वेंसी 10 का 10 रह जाता है। डेंसर से लोअर मीडियम में जाए, है ना, या लो डेंस से हाई डेंस मीडियम में जाए तो इसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसके स्पीड में चेंजिंग आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही रह जाएगा, है ना, इसके फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि बात क्या करता है तब इसकी आवृत्ति होगी, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, ये सब क्वेश्चन जो देता है आसान क्वेश्चन है, लेकिन घुमाने के लिए देता है ताकि बच्चा उलझ जाए, तो जो तैयारी किए हुए स्टूडेंट रहेंगे नहीं उलझेंगे, है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है ना, 60 वाट का एक बॉल है ना, और उसमें आधा एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो कह रहा है कि 1 घंटा में इससे गुजरने वाला कुल आवेश क्या होगा, है ना। 1 घंटा में गुजरने, तो ध्यान दीजिएगा 1 घंटा में बोला है ना, तो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, तो 60 × 60 सेकेंड। ऐसे हम लोग क्या जानते हैं, क्यू करंट का डेफिनेशन क्या जानते हैं, फ्लो ऑफ करंट आई बराबर क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी इकाई समय में बहने वाले धारा को, यानी जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इकाई समय में, उसी को हम लोग धारा कहते हैं। तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो बस आई हमको मालूम है 0.5, और टी घंटा में बोला है, तो 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा 60 मिनट और 60 सेकेंड, तो कितना आ गया देखिए, तो कितना आ गया 5/10 इंटू 60 काट दीजिए, तो 6 छक 36, 36 बचे 86, यानी कि इतना कूलाम, है ना, गुना 6 छक 36, 36 बचे 86, हाँ ना, 180, 1 0 और, ठीक है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1800 कूलाम, है ना। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी, तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 1800 कूलाम। चलिए देखते हैं 8वां सवाल, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो ध्यान दीजिएगा 1.5, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना, 8वां नंबर, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है, अपवर्तनांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं हम, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, है ना। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी सवाल है, इसको सीधे पलट देना है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, तो कांच का, तो कांच का यहाँ लिख दीजिए और एयर का यहाँ, है ना, कितना बोला है 3/2। अब हमें मांग क्या रहा है, उलट रहा है, देखिए कांच का पहले किसका बोला, वायु के सापेक्ष कांच का, तो कांच का मांग रहा था, यहाँ पे रखा है ग्लास, यहाँ पे एयर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, 3/2 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कांच के सापेक्ष वायु का, तो कांच के सापेक्ष वायु का मतलब कि हमको निकालना क्या है, ये यहाँ पे एयर आ जाएगा, यहाँ पे ग्लास आ जाएगा। तो ये लाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, क्या करेंगे, तो म्यू ए जी इक्वल टू 1/, सीधे क्या आ जाएगा म्यू जी ए, है ना, इसको सीधे 1/, में कर देंगे, यानी इसको 1/, कर देंगे 3/2, तो क्या आ जाएगा 2/3,
3, यानी कि कांच के सापेक्ष एयर का, है ना, वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 2/3। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, है ना, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और इतना अपवर्तनांक यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड passes through a refractive index of a medium 1.3, यानी कोई माध्यम से गुजर रहा है प्रकाश जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है ना, वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। तो प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे कर दीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर इसको हिंदी में देखें तो देखिएगा प्रकाश का चाल किसी माध्यम में क्या होगा, तो प्रकाश का चाल हवा में यानी एयर में डिवाइडेड उस माध्यम का प्रकाश अपवर्तनांक जिस माध्यम में वो ट्रेवल कर रहा, तो क्या आ जाएगा स्पीड, इसका कितना स्पीड दिया हुआ 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक कितना दिया हुआ 1.5 लिख दीजिए, है ना। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या होता है 1.5 दूनी 3, सीधे जानते हैं 1.5 ना जी, है ना, 1.5 दूनी 3। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, है ना, यानी वेग परिवर्तन के dv/dt क्या है डिफाइन, कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन विच लाइट्स गेट मोर स्कैटरिंग, है ना, यानी कौन सा रंग जो है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो सभी जानते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। जैसे लाल रंग है तो उसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होता है ना, तो लाल रंगों का प्रकीर्णन कम होता है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। क्या बोला, सबसे अधिक, है ना। तो ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मोर इज बैंगनी, है ना। आगे देखिए, +4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी कि लेंस का जो मेजरमेंट करते हैं, इसके पावर का जो मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग डायोप्टर में करते हैं, है ना। कहीं भी डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो सीधे ऐसे करके लिख देगा 2 डायोप्टर हो गया, 1 डायोप्टर हो गया, प्लस माइनस। तो इससे हमको पकड़ना होता है कि लेंस कौन सा बताया गया है, कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है, हम लोग आसानी से पकड़ लेते हैं, है ना। जिसका फोकस दूरी पॉजिटिव है, किसका फोकस दूरी निगेटिव है। तो चलिए देखते हैं, ये आगे देख रहे थे हम लोग ऑब्जेक्टिव, है ना, 12 तक देख लिए थे, 13 देखते हैं ना। तो कहता है +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, है ना, यानी कि क्षमता, यानी कि लेंस का हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो लेंस की क्षमता का मेजरमेंट हम लोग डायोप्टर में करते हैं ना। तो कहता है 4D, यानी कितना डायोप्टर दिया इसका क्षमता, इसका पावर कितना हुआ, तो 4D। तो पावर ऑफ लेंस कैन बी मेजर्ड इन अ डायोप्टर एंड रिलेशन बिटवीन लेंस फोकस लेंथ एंड डायोप्टर इज D = 1/f और f = 1/d। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से फोकस लेंथ यानी फोकस दूरी निकाल लेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी यहाँ मीटर में दिया हुआ है, किस चीज़ में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो हमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता तो हम लोग 100 से गुना करते, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो कितना आ जाएगा, यानी 0.25 मीटर, है ना, प्लस में। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता
तो 100 से गुना कर देते तो कितना आ जाता है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम बताएंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो प्लस हो गया 25 0.25 मीटर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस, है ना। लेंस दो प्रकार का, कनकेव और कन्वेक्स। तो कौन सी लेंस की बात किया, इस लेंस का, ये कनकेव लेंस है और ये कन्वेक्स लेंस है। और मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है m = v/u, लेंस के केस में, है ना। अगर ये मिरर रहता तो माइनस लगाते, तो ये मेरा लेंस है। और एक और फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का हमेशा 1 से कम आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, लेस देन 1, है ना, लेस देन 1। तो ये लेस देन 1 कब होगा, जब ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और हाइट ऑफ इमेज कम होगा। यानी मान लीजिए 1.2, तो नीचे का राशि जब बड़ा होगा और ऊपर का राशि छोटा, उसी केस में ये मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा। तो इमेजिन के लिए या समझिए, या आप लोग बनाए होंगे फिगर, तो ध्यान में होगा कि जो हम लोग इससे बनाते हैं वो अवतल लेंस में यानी कनकेव लेंस में, तो इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। तो जब इमेज छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट के साइज से, तो उस केस में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 से कम, है ना। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है, तो 1 से कम, है ना, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा इमेज का जो साइज होता है वो छोटा होता है, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग तथा बल का ऐसा ही मात्रक है ना। बल का ऐसा ही मात्रक, वैसे तो न्यूटन दिया हुआ रहता तो आसानी से मार देते, लेकिन यहाँ न्यूटन ना दे करके केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर करके दिया है। एक और दे दीजिए, नन ऑफ दीज, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है, यहाँ पे हम मिटा रहे हैं ऊपर वाला, है ना। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। है ना। F इक्वल टू क्या होता है, ma, यहाँ पे देखिए भीगा हुआ है। F इक्वल टू क्या होता है, ma, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऐसा ही मात्रक है। अगर हमको CGS में बोलता है ना, CGS यूनिट में बोलता, तो इसका यूनिट क्या हो जाता, ग्राम, है ना, केजी का ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये CGS यूनिट हो गया, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। और एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि 1 न्यूटन, है ना, CGS यूनिट, ये CGS यूनिट जो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग डाइन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, डाइन के नाम से। और इसी को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। तब सवाल एक खड़ा होता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर। तो याद रखिएगा 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर। ये यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में हम बना दिए हैं, वीडियो एकदम पूरा किया हुआ है। जिनको नहीं समझ में आया होगा तो देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर, 10⁵ डाइन के बराबर। यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, कभी कभी यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ। तो 1 जूल 10⁷ अर्थ के बराबर। ये भी यूनिट एंड डायमेंशन से सवाल है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो देखिए पहले ही बताए थे, है ना, इस तरह के सवाल पूछा जाता है। तो जड़त्व किससे निर्भर करता है ना, इनर्शिया फैक्टर, तो मास है। इनर्शिया फैक्टर डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वस्तु के गुरुत्व केंद्र पे नहीं, वस्तु के द्रव्यमान पे सही हो जाएगा, है ना, या गुरुत्वीय त्वरण पे, वस्तु के आकार पे थोड़ा डिपेंड करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पे, यानी इनर्शिया फैक्टर डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। नेक्स्ट देखिए 16 हो गया। 17 देखिए, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगा। यानी देखिए इसको मिटा लेते हैं।
क्या क्या दिया हुआ है जो देख लीजिए। गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg, तो मास दिया हुआ आपका है 1 kg, और किसी वस्तु पर 1 न्यूटन फोर्स दिया हुआ, फोर्स कितना दिया हुआ 1 न्यूटन। तो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाई मास। अब फोर्स भी एक है और मास भी एक ही है, तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो 1 है ना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी को बदल दीजिएगा, इसमें क्या दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड की चाल से 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से, है ना, तो इसको बदल दीजिए ना, सीधे बदल दीजिए। 1 न्यूटन फोर्स को क्या लिखते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, तो 1 kg पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से 1 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से, और नन ऑफ दीज, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आता है ना, एक्सेलरेशन का तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। और इसको देख लीजिए, फोर्स बाई मास में है जी, तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। और 1 न्यूटन कितने के बराबर लिखे थे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, है ना। तो ओ यहाँ उल्टा काट दिया, हाँ, तो मास का यूनिट kg ना होगा, kg कटेगा, है ना, मिस्टेक हुआ था। तो आ जाएगा कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जी का अर्थ क्या है, तो स्मॉल जी को क्या कहते हैं, स्मॉल जी को हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको क्या बोलेंगे, जी का अर्थ है पृथ्वी का आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण। राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण। नेक्स्ट देखिए, विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल यानी कि विद्युत सेल क्या है, तो जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, है ना। यानी कि विद्युत सेल क्या देगा, विद्युत धारा, है ना, जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि विद्युत सेल क्या है, विद्युत धारा का स्रोत है, विद्युत आवेश का नहीं, इलेक्ट्रॉन का नहीं, और विद्युत ऊर्जा का नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत धारा का, यानी कि विद्युत सेल क्या है, विद्युत धारा का स्रोत है। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट,